क्या हाल है मेरे दोस्तों। आज हम कवर कर रहे हैं 3 अनसुलझे रहस्य जिनमें अनपेक्षित मोड़ आयल। तीसरा नंबर, बोस डेनियल ओकीफ। जुलाई 2011 में 24 वर्षीय डेनियल ओकीफ अपने परिवार के घर से गायब हो गए, जो मेलबर्न के दक्षिण पश्चिम में स्थित गीलॉन के हाइटन में था। उनका घर 20 साल पहले बना था और वह एक चूना पत्थर की पहाड़ी के आंशिक रूप से खुदे हुए हिस्से में स्थित था। डेनियल चिंता और अवसाद से पीड़ित थे और 15 जुलाई की सुबह अपने घर से बिना कुछ कहे गायब हो गए। वह अपना बटुआ और अन्य निजी सामान छोड़ गए थे। वह अपने परिवार के घर और मेलबर्न के एक अपार्टमेंट के बीच रह रहे थे, जो उन्होंने अपनी 3 साल की प्रेमिका सूसी मैन्सफील्ड के साथ साझा किया था। अगले सोमवार को वह एक बढ़ईगिरी का प्रशिक्षण शुरू करने वाले थे। उनके पिता को लगा कि शायद यही बदलावों की श्रृंखला उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रही थी। हालांकि उनका परिवार आशावादी था और 1 हफ्ते के भीतर उन्होंने बेघर लोगों के बीच खोज शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि उन्हें डेनियल मिल सकता है। कुछ सबसे बड़ी जानकारी सीसीटीवी फुटेज और कुछ देखे जाने से आई। एक खास टिप उन्हें ब्रिस्बेन के एक मेडिकल सेंटर से मिली थी। एक और टिप उन्हें बरगारा भेजी, जहां एक व्यक्ति जो डेनियल जैसा दिखता था, गंदे कपड़ों में सड़कों पर चलते देखा गया था। उनकी एक बहन ने जल्द ही अपना पूरा समय इन सुरागों को खंगालने में समर्पित कर दिया। आने वाले वर्षों में उनका परिवार तुरंत इन सुरागों पर प्रतिक्रिया देता, देश भर में ऊपर नीचे यात्रा करता, इस उम्मीद में कि उन्हें डेनियल मिलेगा। 5 साल तक उनके मित्र और रिश्तेदार डेनियल की खोज में लगे रहे, जबकि उनकी माँ लॉरी इस बात से जूझती रही कि शायद वह कभी वापस नहीं लौटेगा। हालांकि गहराई से उन्हें पता था कि वह शायद मर चुका था। फिर भी उन्होंने और हजारों स्वयंसेवकों ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि वह एक दिन सुरक्षित घर लौट आएगा। एक दुखद मोड़ पर डेनियल को उनके पिता डेस ने ही पाया। चूना पत्थर की पहाड़ी जो उनके घर को घेरती थी, वही डेनियल का अंतिम विश्राम स्थल थी। उनका शरीर पूरे समय घर के नीचे था। जिस जगह पर उनका शरीर मिला वह बहुत संकीर्ण जगह थी, जिसका उपयोग शायद ही कभी किया जाता था, जिससे उनका शरीर अनदेखा रह गया। डेनियल ने अपनी जान ले ली थी। उनके अवशेष मिलने के बाद कई लोगों ने इस मामले को संभालने के तरीके की आलोचना की। बताया गया कि संपत्ति की ठीक से तलाशी नहीं ली गई थी। उनका फोन कभी भी स्थान की जानकारी के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया और उनके कंप्यूटर और बेडरूम को भी अछूता छोड़ दिया गया। उनकी बहन लॉरेन ने बताया कि उन्हें इस मामले को लेकर निराशा महसूस हुई और यह स्पष्ट था कि डेनियल पुलिस के लिए प्राथमिकता नहीं था। उनकी मां को लगा कि उन्हें ठीक से अलविदा कहने का मौका नहीं मिला। अगर खोजी कुत्ते का इस्तेमाल किया गया होता तो खोज बहुत पहले ही समाप्त हो जाती, जिससे उन्हें उसे गले लगाने और सही प्रकार से विदा कहने का मौका मिल जाता। दूसरे मामलों की तुलना में इस बात पर कम बहस होती है कि डेनियल की मृत्यु कैसे और क्यों हुई, लेकिन यह उनके परिवार के लिए एक अत्यंत दर्दनाक अनुभव था। नताशा रायान नंबर 2 1998 में रॉकहैम्पटन, क्वींसलैंड। 31 अगस्त को नताशा रायान को उसकी मां स्कूल छोड़ने गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह एक मूवी थिएटर के बाहर अचानक गायब हो गई। उस समय वह केवल 14 साल की थी और कई लोगों ने उसे एक परेशान बच्ची के रूप में वर्णित किया था। उसे कई बार स्कूल से निलंबित किया गया था और वह पहले भी घर से भाग चुकी थी। वह ड्रग्स का प्रयोग कर रही थी, बड़े लड़कों के साथ डेट करती थी और उसके आसपास के लोगों को उसके बारे में कई चिंताएं थीं। गायब होने से 1 महीने पहले वह अपने बॉयफ्रेंड स्कॉट ब्लैक, जो 21 साल का था, उसके साथ 2 दिनों के लिए भाग गई थी और फिर उसे ढूंढ लिया गया था। उसके गायब होने की घटना को भी उसी तरह लिया गया और उसके परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। पुलिस को उसके गायब होने के 2 साल बाद यह लगता रहा कि वह और 3 अन्य लड़कियां शायद किसी
सीरियल किलर की शिकार हो चुकी है। उसे जीवित पाने की सभी उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी और 2001 में उसकी 17वीं सालगिरह के दिन उसकी स्मृति के एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सीरियल किलर लिनोर्ड फ्रेजर को उसकी हत्या का दोषी माना जा रहा था, जिसने 2003 की शुरुआती में उसके मुकदमे के दौरान उसकी हत्या की बात कबूल कर ली थी। हालांकि 10 अप्रैल को जब नॉर्थ रॉकहैम्पटन में एक घर पर छापा मारा गया तो नताशा को आखिरकार ढूंढ लिया गया। लगभग 5 सालों से वह अपने बॉयफ्रेंड स्कॉट ब्लैक के साथ रह रही थी। उसके एक अलमारी में छिपा हुआ पाया गया। जल्द ही अभियोजक पॉल रटलिज ने अदालत में घोषणा की कि लिनोर्ड उसकी हत्या का दोषी नहीं था, क्योंकि नताशा जिंदा मिल गई थी, जिसके मुकदमे से संदेह पैदा हो गया। उसके पिता रॉबर्ट ने बताया कि जब उन्होंने यह खबर सुनी तो वह लगभग गिर गए, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढने और उसकी मौत का शोक मनाने सालों बिताए थे। नताशा केवल अपने बॉयफ्रेंड के घर में ही नहीं मिली, बल्कि यह भी पता चला कि गायब होने के दौरान वे दोनों कई बार स्थान बदल चुके थे और उनका आखिरकार ठिकाना उसके माता पिता के घर से थोड़ी ही दूर पर था। मीडिया में उसे अलमारी में लड़की के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन उसकी आज़ादी उस नाम से कहीं अधिक थी जितना उस नाम से प्रतीत होता था। जब उनके घर में मेहमान आते थे तो नताशा केवल अलमारी में छिपने के लिए इसका उपयोग करती थी। जब वे अकेले होते तो वह घर में पर्दे बंद कर घूमती थी, यहाँ तक कि अंधेरे में बाहर जाने के लिए भी घर से निकलती थी। जहाँ तक उसके भागने का सवाल है, रयान ने अपने माता पिता के तलाक के बारे में बताया, जिससे वह बहुत दुखी हो गई थी और उसे डर था कि अगर वह वापस आई तो उसे सजा मिलेगी। हालांकि कई बातें उसने कहने से इनकार कर दिया। जब तक वह अपने माता पिता से फिर से मिलने के लिए तैयार महसूस करने लगी, तब तक झूठ ने उसका जीवन पूरी तरह से बदल दिया था, जिससे उसे अपना एकांत जीवन जारी रखना पड़ा। शक से बचने के लिए पुराने तौलियों से बनाए गए स्वच्छता उत्पादों का इस्तेमाल किया गया। स्कॉट ने फ्रेजर के मुकदमे के दौरान गवाही दी कि उसे नहीं पता था कि नताशा कहाँ है और उसने अपने दूध ट्रक के पीछे उसे छिपाकर निकाला। कई लोगों ने इस पर उनकी आलोचना की कि वह पार्टियों में शामिल होते थे, जबकि नताशा घर पर अकेली रहती थी। हालांकि नताशा ने कभी इस स्थिति से कोई परेशानी व्यक्त नहीं की। जब उसे पाया गया तो वह कुपोषित और पोषक तत्वों की कमी से जूझ रही थी। उसने बताया कि वह वर्षों से धूप में नहीं रही थी। इसके बजाय उसने इंटरनेट पर समय बिताया, ब्राउजिंग की और इस दौरान कुछ नया सीखा। उसने अपने कपड़े खुद बनाए, सिलाई करना सीखा और मुख्य धारा की शिक्षा की जगह जर्मन बोलना सीखा। स्कॉट को झूठी गवाही देने और उसे छिपाने में मदद करने के लिए 3 साल की सजा दी गई, जिसे 12 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। दूसरी ओर नताशा को झूठी पुलिस जांच का कारण बनने का दोषी पाया गया और जुर्माना लगाया गया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उसने इसे चुकाया या नहीं। जब स्कॉट जेल से रिहा हुआ तो दोनों ने शादी कर ली और 3 बच्चे हुए। उनके मिलने के बाद उन्होंने कई मीडिया आउटलेट्स के साथ सौदे किए। उनकी शादी की तस्वीरें कथित तौर पर लगभग 200,000 में बिकी और साक्षात्कारों से कथित तौर पर नताशा ने लगभग 120,000 कमाए। जनता की राय बंटी हुई थी। कई लोग मानते थे कि उस पैसे का इस्तेमाल जांच की लागत को चुकाने के लिए किया जाना चाहिए। हालांकि एक निर्णय के अनुसार नताशा के पास वो धनराशि चुकाने का साधन नहीं था। हालांकि नताशा रयान की गुमशुदगी का मामला सुलझा हुआ है, लेकिन हमें शायद कभी भी यह पूरी तरह से नहीं पता चल सकेगा कि उसने भागने का फैसला क्यों किया। उसके मिलने के तुरंत बाद उसके माता पिता दोनों ने अपनी समस्याओं को खुलकर बताया। वे निस्संदेह इस बात से खुश थे कि उनकी बेटी सुरक्षित घर वापस आ गई, लेकिन विश्वासघात से उबरने की कोशिश कर रहे थे। नंबर 1, पॉलेट गेवारा। 4 वर्षीय पॉलेट गेवारा फरा एक छोटी बच्ची थी जो 22 मार्च 2010 को गायब हो गई थी।
वह अपने माता पिता और बड़ी बहन के साथ एक मैक्सिकन अपार्टमेंट में रहती थी। उसका जन्म 25 सप्ताह पर हुआ था और उसे एक शारीरिक विकलांगता और एक बोलने की समस्या थी, जिसे लगातार देखभाल की आवश्यकता थी। उसे कभी चलने या बोलने की उम्मीद नहीं थी और वह बहुत कम शब्द ही बोल पाती थी। इसमें माँ और पिताजी जैसे शब्द शामिल थे, लेकिन वह कभी भी पूरे वाक्य बोलने में सक्षम नहीं थी। उसकी गतिशीलता भी सीमित थी और वह साधारण चीजों के लिए भी अपने नर्सों पर निर्भर थी। उस सुबह उन दो बहनों में से एक, जो उसके परिवार के लिए नर्स के रूप में काम करती थी, ने उसकी बहन को स्कूल के लिए जगाया, जो उनके दैनिक कार्यक्रम का एक हिस्सा था। लिजेट को बस का इंतजार करने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ा। इस बीच पालेट को सोने दिया गया क्योंकि उन्होंने लिजेट को तैयार किया और खाना खिलाया। वे लगभग 8 बजे वापस आ गई ताकि पालेट को किंडरगार्टन के लिए तैयार कर सके, लेकिन सब कुछ वैसा ही था जैसा दिख रहा था क्योंकि पालेट कहीं नहीं मिली। उन बहनों ने पूरी लग्जरी 2 मंजिल अपार्टमेंट को खंगाला, बाथरूम में बिस्तरों के नीचे और अलमारियों के अंदर। उसकी सीमित गतिशीलता के बावजूद खोज लिफ्ट और कॉम्प्लेक्स के आसपास भी की गई। पड़ोसियों और सुरक्षा गार्डों से बात की गई, लेकिन किसी भी पालेट को उसकी मां द्वारा रात में सुलाने के बाद नहीं देखा था। उसकी मां, जिससे लिजेट भी कहा जाता था, उसको सूचित किया गया और जल्द ही उसके पिता मैरिसियो गेबारा अपनी बहन से फोन पर बात कर रहे थे। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया और गायब होने की सूचना दी गई। यह कॉल मैरिसियो की बहन द्वारा की गई थी, न कि पालेट की माता पिता द्वारा। आगे की जांच में पता चला कि अपार्टमेंट में किसी भी तरह के छेड़छाड़ के कोई निशान नहीं थे। ताले सब सही सलामत थे और कोई सामान चोरी नहीं हुआ था। केवल पालेट गायब थी, लेकिन निगरानी कैमरों में भी अपहरण का संकेत नहीं मिला। उसे कॉम्प्लेक्स से बाहर जाते या ले जाते हुए भी नहीं देखा गया। उसकी विकलांगताओं ने उसे दूर भटकाने से रोका, जिससे यह सवाल उठा कि वह कहाँ गई। उस दोपहर पालेट की जानकारी और तस्वीरों के साथ पोस्टर फैलने लगे। उसकी चाची ने जल्द ही सोशल मीडिया का सहारा लिया, इस उम्मीद में कि किसी को उसकी भतीजी के बारे में जानकारी मिलेगी। बिलबोर्ड और विज्ञापन भी बनाए गए और उसकी गुमशुदगी की खबर तेजी से फैल गई। इसके बाद टीवी पर अपील भी जारी शुरू हुई। संभावित अपहरणकर्ता से बात करते हुए उसकी मां ने अपनी बेटी की सुरक्षा वापसी की गुहार लगाई। वादा किया कि अगर वे उसे किसी भी भीड़भाड़ वाली जगह पर छोड़ दें तो कोई परिणाम नहीं होगा। यह परिवार द्वारा किए गए साक्षात्कारों में पाला था, लेकिन सबसे उल्लेखनीय 27 मार्च के साक्षात्कार थे। अपनी बेटी के बिस्तर पर बैठी लिजेट ने समाचार दलों से बात की और बताया कि उन्होंने आखिरी बार अपनी बेटी को कब देखा था। वह अपने पिता और बहन के साथ वार्ड डे ब्रावो की यात्रा से लौटी थी। उसकी मां ने घर पर उसका इंतजार किया और उसे सोने के लिए सुलाया। उसने उसे गुड नाइट कहा और हर रात की तरह उसे बिस्तर में लिटाया। उस रात घर में कुछ भी असामान्य नहीं था। जनता को संदेह हुआ। लिजेट उस समय घबराई हुई लग रही थी। जब वह अपनी बेटी के उज्जवल रंग के बिस्तर पर बैठी हुई थी, खिलौने से भरी अलमारियों के बीच, उसने एक बार भी सोया नहीं और न ही शोक के कोई संकेत दिखाए। उसके पति द्वारा दिए गए साक्षात्कारों में भी यही बात देखी गई। सिर्फ 2 दिन बाद परिवार और नर्सों को एक होटल के नज़रबंद कर दिया गया, जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उसके बयानों के कुछ पहलू झूठे और विरोधाभासी थे। घर की फिर से तलाशी ली गई और 31 मार्च की सुबह
के शुरुआती घंटों में अधिकारियों ने आखिरकार पॉलेट को उस बिस्तर के नीचे चादरों से लिपटा हुआ पाया। पॉलेट गेबारा की मौत से जुड़ी यह घटना बेहद रहस्यमय और विवादित है। ऐसा माना जाता है कि वह रात में सोते समय दम घुटने से मर गई थी। अटॉर्नी जनरल अल्बर्टो बाजबाज ने कहा था कि शायद उसने सोते समय करवट ली और उसके मुंह पर लगी ऑर्थोपेडिक पट्टी की वजह से दम घुट गया। 9 दिनों तक उसके शरीर की गंध और लाश को बिस्तर में छिपाकर रखा गया। ऐसा माना गया कि उसका शव 5 से 9 दिनों तक वहीं पड़ा रहा, जबकि उस कमरे की कई बार नानियों और पुलिस ने तलाशी ली थी। पॉलेट की मौत के बाद उसके माता पिता मॉरिसियो और लिजेट के बीच कस्टडी की लड़ाई छिड़ गई, जिसमें दोनों ने एक दूसरे पर पॉलेट की हत्या का आरोप लगाया। हालांकि आधिकारिक रूप से इसे एक दुर्घटनावश हुई मौत करार दिया गया, लेकिन इसके आसपास की परिस्थितियों को लेकर संदेह बना रहा। कुछ रिपोर्टों के अनुसार नानियों से कहा गया था कि वे पॉलेट के दोनों ओर तकिए रखें ताकि वह बिस्तर से न गिरे, जिससे संभवतः वह बिस्तर के नीचे खिसकती चली गई होगी। दोनों नानियों का कहना था कि वे बिस्तर बनाते समय या बाद में तलाशी के दौरान उसके शव को जरूर देख लेती। ऐसा बताया गया कि पॉलेट का शव बिस्तर के किनारे पर इतने समय तक पड़ा रहा कि मूत्र भी गद्दे से सूख गया। इसके बावजूद पुलिस और नानियों ने शव को तुरंत नहीं खोजा, जबकि पुलिस के कुत्ते ने शुरुआती जांच के दौरान बिस्तर की ओर इशारा भी किया था। यह मानकर कि कुत्ता सिर्फ बिस्तर की चादर पर पॉलेट की गंध की ओर इशारा कर रहा है, उस इशारे को नजरअंदाज कर दिया गया। कुछ अफवाहों के मुताबिक जांच के दौरान 2 लोग उसी बिस्तर पर सोए थे जहां पॉलेट का शव पड़ा हुआ था। फॉरेंसिक विशेषज्ञों की राय भी अलग अलग थी। कुछ का मानना था कि वह शव 3 दिनों से ही वहां पड़ा था, जबकि कुछ के अनुसार यह संख्या 9 दिन तक हो सकती है। अगर पॉलेट की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, तो सवाल उठता है कि उसकी मृत्यु कैसे और क्यों हुई। मॉरिसियो और लिजेट दोनों वित्तीय समस्याओं से जूझ रहे थे और उनकी बेटी की देखभाल, जो निरंतर चिकित्सा और थेरेपी की मांग करती थी, महंगी थी। कुछ लोगों का मानना है कि या तो उन्होंने फिरौती के लिए अपहरण का नाटक करने की कोशिश की या फिर बेटी की देखभाल के भार से बचने के लिए उसकी हत्या कर दी। पॉलेट, जो बोलने में असमर्थ थी और बेहद सीमित हिलडुल पाती थी, किसी भी स्थिति में मदद के लिए पुकार नहीं सकती थी। मेक्सिको में जनता का विश्वास था कि लिजेट ने अपनी बेटी की हत्या की और उसके शरीर को छुपा दिया। एक दोस्त, अमांडा दे ला रोजा, जिसने खोज के दौरान परिवार के साथ रहकर पॉलेट के बिस्तर में सोई थी, ने अपनी किताब में जांच के दौरान देखी गई विसंगतियों पर सवाल उठाए। इसके बाद उनके और लिजेट के बीच दोस्ती टूट गई। मॉरिसियो का अटॉर्नी जनरल अल्बर्टो बाजबाज के साथ संबंध होने की वजह से इस मामले की निष्पक्षता पर भी सवाल उठे। बाद में बाजबाज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस मामले की दोबारा जांच कभी नहीं की गई। पॉलेट की सीमित गतिशीलता और जांच में हुई अनियमितताओं की वजह से इस मामले पर संदेह बना रहा। सैकड़ों लोगों के उसके कमरे में आने जाने से कोई भी संभावित सबूत शायद नष्ट हो गया। 2017 में पॉलेट का शव निकाला गया और उसका अंतिम संस्कार किया गया। अब शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि पॉलेट गेबारा के साथ वास्तव में क्या हुआ था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।